एडॉट फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये थर्मोडायनेमिक वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा वीडियो है और आज हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं ऊष्मागतिक विभव। ठीक है, चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के अलावा चार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल V, T, P और S के सिवा जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए चार थर्मोडायनेमिक विभव भी होते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल या चर, थर्मोडायनेमिक्स जो चर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? आयतन, ताप, दाब और एंट्रोपी। ठीक है, इनके अलावा जो है वो चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की भी आवश्यकता पड़ती है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, और ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या क्या होते हैं? आंतरिक ऊर्जा U, ये भी है ना। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा U, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F, एंथैल्पी H और गिब्स फ्री एनर्जी G। ठीक है, ये चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो आज इनके बारे में देखेंगे और साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल के इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लगभग हर साल जो है वो रहता है। 2019 में अगर हम लोग देखें तो बहुत ही कम वेटेज था। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का। लेकिन ओवरऑल अगर बाकी आप ईयर देखें तो सिस्टमेटिक क्वेश्चन पेपर जो है वो आता है। ठीक है, सभी टॉपिक जो है वो रहते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा पहला थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है आंतरिक ऊर्जा। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, इसे हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करते हैं। आंतरिक ऊर्जा होता क्या है? देखो, आंतरिक ऊर्जा जो है आणविक संगठन या आणविक गति के कारण किसी निकाय की जो ऊर्जा होती है। ठीक है, आणविक आणविक गति या संगठन, आणविक संगठन के कारण किसी निकाय की जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा U बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आंतरिक गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग भी होता है ये आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, आंतरिक गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये भी बोलते हैं हम लोग इसे। ठीक है, ये होता है आंतरिक ऊर्जा। अगर आंतरिक ऊर्जा के प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो ये जो है सबसे पहले तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ठीक है, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं यथातथ तथ अवकल होता है। यथातथ होता है ना, यथातथ अवकल। ठीक है, क्या इसे हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। यहाँ देख लेते हैं कि एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल है वो क्या होता है। तो छोड़िए, ये पहले आप लोग को थोड़ा सा बता देना था इसके बारे में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो एक से दो या दो से अधिक चरों का फलन है, जैसे मान लेते हैं दो चरों का फलन है। ठीक है, एक्स और वाई। एफ एक फलन है जो एफ एक्स पे भी डिपेंड करता है और वाई पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तब इसका जो डिफ्रेंसिएशन है डी एफ,
को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, अगर आपको याद हो, डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई। ठीक है, जहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स और ये डेल एफ बाई डेल वाई जो है आंशिक अवकलज हैं किसके, एफ के। ये जो है एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलज है और ये वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलज है। ठीक है, जब हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलज लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को एक्स ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसे जो है वो कांस्टेंट मान लेते हैं। और जब वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलज निकालते हैं तब एक्स को कांस्टेंट मान लेते हैं और सिर्फ क्या लेते हैं, वाई लेते हैं। ठीक है, ये दो क्या बोलते हैं, दो चरों का कोई फलन है। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। ठीक है, अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई करे, कौन सा कंडीशन, इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, हाँ डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, डेल वाई डेल एक्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है, तब उसे हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल का डेफिनेशन है। कोई भी दो या दो से अधिक, अभी जो है इस थ्योरी का हम लोग बहुत यूज़ करेंगे। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन जब निकालेंगे ना तब इसी थ्योरी का जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पहले डेल एक्स आया है, फिर डेल वाई आया है, और यहाँ डेल वाई आया है, उसके बाद डेल एक्स आया है। ठीक है, ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल का कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम लोग उसे जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो आंतरिक ऊर्जा होता है ये क्या होता है, यथातथ अवकल होता है, यानी ये यथातथ अवकल के लिए जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा जो होता है इसे हम लोग कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो है इसे डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप लोग को याद हो तो क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। डी यू इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, डी क्यू, या डी क्यू को हम लोग क्या लिख दें, टी डी एस लिख दें। ठीक है, डी क्यू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, टी डी एस होता है। तो टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, ये होता है आंतरिक ऊर्जा, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ हमें क्या पता चलता है, यहाँ से एक चीज़ हमें पता चलता है कि जो U होता है आंतरिक ऊर्जा, ये किसका किसका फलन होता है। यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा, जैसे यहाँ पे S वेरिएबल है तो ये S, और यहाँ पे V वेरिएबल है तो V। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा U जो होता है वो किसका किसका, एंट्रोपी और आयतन का फलन होता है। क्लियर है ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसी से हम लोग मैक्सवेल का जो है वो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, ये फॉर्म आप लोग को याद रहे, ऐसे भी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर टी डी एस इक्वल टू ज़ीरो हो या डी क्यू इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो हो, तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी डी वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर डी क्यू इक्वल टू टी डी एस इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है, यानी कि प्रक्रम कौन सा हो, रुद्धोष्म प्रक्रम। अच्छा, इसको मैं बाद में लिख लूँगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी डी वी, या इसे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग याद रखेंगे आंतरिक ऊर्जा की डेफिनेशन में रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रुद्धोष्म प्रक्रम में, रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय निकाय द्वारा किया गया कार्य जो होगा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में होता है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। ठीक है, यह होता है। तो ये देखो, अगर अगर कार्य जो है वो गैस पे हम लोग करते हैं तब कार्य नेगेटिव हो जाता है, यानी आंतरिक ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर गैस पर कार्य किया जाता है तो अब आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा।
ठीक है। तो इसे हम लोग पोटेंशियल रुद्धोष्म प्रक्रम में जो है वो पोटेंशियल के की तरह जो है इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है सेकेंड। ठीक है, सेकेंड है हमारा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसे हम लोग लेटर एच से सॉरी एफ से या ए से, दोनों से डिनोट करते हैं। ठीक है, कई जगह आपको एफ देखने को मिलेगा और कई जगह जो है आपको ए देखने को मिलेगा, दोनों से जो है इसे डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही मतलब ये चारों जो पोटेंशियल हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ होता है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है आंतरिक ऊर्जा U माइनस टी एस। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा U में टेम्परेचर और एंट्रोपी को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तब ये हमें क्या मिल जाएगा, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं आप लोग को एक कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। ठीक है, इसका डी एफ का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस क्या आ जाएगा, डी टी एस इंटू डी टी माइनस, ये एक बार टी का करेंगे, उसके बाद टी कांस्टेंट रहेगा, एस का करेंगे, और फिर एस कांस्टेंट रहेगा, टी का करेंगे। ठीक है, तो ये टी डी एस आ जाएगा। ठीक है, और आंतरिक ऊर्जा क्या होता है हम लोग जानते हैं, टी डी एस माइनस पी डी भी आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस, इस यहाँ पे ये टी डी एस और ये टी डी एस कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ आप लोग को याद रखना है कि डी एफ जो होता है वो क्या होता है, माइनस एस डी टी माइनस पी डी भी। ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ पे ना टी एस का यूज़ किए हैं, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में जो टी एस था, ठीक है, टी डी एस था, अब ये उल्टा हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस एस डी टी आ जाएगा। ठीक है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन जो है डिराइव करेंगे तब। ठीक है, डी एफ का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस एस डी टी और माइनस पी डी भी। ठीक है, यहाँ पे जो टी एस था वो क्या हो जाएगा, माइनस एस डी टी हो जाएगा डी एफ में। इससे हमें क्या पता चलता है, जो एफ है वो किस किस का फलन है, एफ जो है वो टी और भी का फलन है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का डेफिनेशन देना चाहें तो समतापी प्रक्रम में, यानी जब माइनस एस डी टी इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी प्रक्रम क्या है, समतापी, इस केस में क्या आ जाएगा, डी एफ इक्वल टू माइनस पी डी भी, या यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एफ इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ से फिर से इसका जो डेफिनेशन कैसे देंगे, समतापी प्रक्रम में। ठीक है, ये याद रखना, समतापी प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी, समतापी प्रक्रम में हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी। ठीक है, निकाय द्वारा किए गए कार्य, निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा, लेकिन हाँ आंतरिक ऊर्जा में कमी, और समतापी प्रक्रम में जो कार्य किया जाएगा वो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एच नहीं एफ होगा ये। ठीक है, एफ में कमी के बराबर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप बस डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एक बार जो है एक दो बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखते हैं हम लोग, एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी, एंथैल्पी इसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंथैल्पी एच इक्वल टू क्या होता है, एंथैल्पी एच इक्वल टू होता है U प्लस पी भी होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, एंथैल्पी एच इक्वल टू यू प्लस पी भी, आंतरिक ऊर्जा प्लस पी भी। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि यहाँ पे पी भी है,
ठीक है। तो वहाँ पे जो माइनस पी वी वाला टर्म था अब वो चेंज हो जाएगा, प्लस वी डी पी हो जाएगा। ठीक है। और डी एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी डी एस होता है आंतरिक ऊर्जा में यू। अब माइनस पी बी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, माइनस, ये सॉरी प्लस बचेगा वी डी पी। अब ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। और इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो एच है हमारा, ठीक है, वो किसका फलन है, जो एंथैल्पी एच है वो एंट्रोपी एस और पी का फलन है। ठीक है। इसका डेफिनेशन कैसे देंगे, जब डी पी इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है। डी पी इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो हो, यानी कि कौन सा प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम। तो यहाँ पे डी एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी एच का वैल्यू टी डी एस के बराबर आ जाएगा। ठीक है। यानी कि शब्द समदाबी उत्क्रमणीय प्रक्रम में किसी निकाय की एंथैल्पी परिवर्तन उस प्रक्रम में निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा के जो है वो बराबर होगा। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। समदाबी प्रक्रम में निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा ली गई या दी गई, ठीक है, या दी गई जो ऊष्मा होगी वो एंथैल्पी परिवर्तन यानी कमी या वृद्धि परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है। तो एंथैल्पी में परिवर्तन किस प्रक्रम में होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है समदाबी प्रक्रम में। ठीक है। ये आप लोग ये टर्म्स जो है वो याद रखेंगे। ये है एंथैल्पी। इसके बाद आता है हम लोग का फोर्थ, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। गिब्स मुक्त ऊर्जा, इसे हम लोग कैपिटल लेटर जी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू होता है यू माइनस टी एस प्लस पी भी होता है। ठीक है। इसे और भी दो फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इसे हम लोग u माइनस टी एस का जो वैल्यू होता है वो f होता है, f प्लस पी भी लिख सकते हैं। और u प्लस पी भी का वैल्यू h होता है, h माइनस टी एस भी लिख सकते हैं। बाकी आप लोग जो है ये डेफिनेशन याद रखेंगे। ठीक है। और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो डी जी होगा, अब क्या होगा, देखो जब टी एस माइनस टी एस करते थे तब एस टी डी एस जो है वो चेंज हो जाता था। तब अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस एस डी टी आ जाएगा। ठीक है। और पी डी भी यहाँ पे प्लस पी भी यूज़ कर देते तो पी भी चेंज हो जाता था। तब यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, वी डी पी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि गिब्स फ्री एनर्जी जी जो होता है वो किस किस का फलन होता है, ये टी और पी का फलन होता है। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है। जब मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे तब ये जो है बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है। अब इसे इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे, ये जो है अब दोनों जो है वो जीरो होगा, यानी नियत ताप व नियत दाब पर होने वाले उत्क्रमणीय परिवर्तन में निकाय द्वारा केवल आयतन वृद्धि के लिए कार्य किया जाता है तो गिब्स मुक्त ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है। यहाँ पे जब डी टी इक्वल टू ज़ीरो यानी समदाबी प्रक्रम और डी पी इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है, तो जी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। यानी कि समदाबी एवं समतापी प्रक्रम में समतापी प्रक्रम में जो गिब्स मुक्त ऊर्जा जी होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है, नियत रहती है। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है। तो ये हो गए चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हो गए। ठीक है। इसमें इनका जो फॉर्म है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आप लोग को इसे याद रखना है। सबसे पहला मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो डी यू इक्वल टू होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टी डी एस माइनस पी
डी भी, ठीक है। उसके बाद डी एफ जब लिखेंगे तब ये जो है वो चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एस डी टी माइनस भी आ जाएगा, माइनस एस डी टी माइनस पी डी भी आ जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग डी क्या लिखेंगे, डी यू डी एफ हो गया, डी एच लिखेंगे तब ये पी डी वी वाला टर्म जो है वो चेंज हो जाएगा, टी डी एस प्लस पी डी भी आ जाएगा, ठीक है। और डी जी में जो है वो दोनों टर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस एस डी टी आ जाएगा और माइनस ये माइनस वी डी पी आ जाएगा, ठीक है। और प्लस भी डी पी आ जाएगा और ये प्लस भी डी पी। ये चार ये चार इक्वेशन जो है आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग को बताना भूल गया कि ये चारों जो होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, ठीक है। और चारों का जो मान है ना वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से। ये जो चारों पोटेंशियल होते हैं वो क्या होते हैं, यथातथ अवकल होते हैं। यथातथ अवकल होते हैं यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं सभी। पहले जो लिखा था, ठीक है, ये चारों जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और ये जो है विस्तीर्ण गुण है, विस्तीर्ण गुण यानी इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सब जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। और ये जो है सब अवस्था फलन है ना, अवस्था फलन यानी कि पॉइंट फंक्शन। बिंदु फलन भी इसे हम लोग बोलते हैं, बिंदु फलन या पॉइंट फंक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल बिंदु पे जो है वो डिपेंड करेंगे, ठीक है। ये चारों के चारों ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में। अब हम लोग का आता है सेकेंड टॉपिक, मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल का जो है वो फर्स्ट इक्वेशन। ये जो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है हमें कहाँ से मिलता है, आंतरिक ऊर्जा से मिलता है, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा से मिलता है। अगर आप लोग को याद हो तो आंतरिक ऊर्जा U जो होता है, ठीक है, ये U किस किस का फलन होता है, S और V का फलन होता है, ठीक है। टी डी एस माइनस पी डी भी होता है, ये S और V का फलन होता है। तो इसे डी यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी मैं बताया था आप लोग को, डी यू को हम लोग लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एस, सॉरी, हाँ, डेल यू अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट भी। ये इसका मतलब ये है कि भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। डी एस क्योंकि आंशिक अवकलन में हम लोग ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। और डेल यू अपॉन डेल डेल भी डी भी ये एट कांस्टेंट एस, ठीक है। इसे इस टाइप से हम लोग लिखते हैं अगर आप लोग को याद हो, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि डी यू का वैल्यू क्या होता है, डी यू इक्वल टू होता है टी डी एस माइनस पी डी भी, ठीक है। ये डी यू का वैल्यू होता है लेकिन ये इसका फलन है इसलिए इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तब यहाँ हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो पता चलती हैं। सबसे पहला टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू बाई, अगर कभी भी हमें आंतरिक ऊर्जा दिया हुआ हो और टेम्परेचर निकालने के लिए बोले तो टेम्परेचर का वैल्यू होगा डेल यू बाई डेल एस एट कांस्टेंट भी, ठीक है। और P का वैल्यू क्या आ जाएगा, P का वैल्यू होगा माइनस डेल एस अपॉन डेल भी एट कांस्टेंट, ये डेल यू अपॉन डेल भी एट कांस्टेंट एस। क्लियर है ये। तो ये दो चीज़ें जो है हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को याद हो,
ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो होते हैं उनका जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, डेल टू यू अपॉन डेल एस डेल भी इक्वल टू जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, डेल टू यू अपॉन डेल भी डेल एस के बराबर होना चाहिए। ठीक है। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल टू यू, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एस, ठीक है, उसके बाद डेल यू बाई डेल भी इक्वल टू, क्योंकि इसको ऐसे बाकी क्या कॉन्स्टेंट लेना है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। डेल बाई डेल भी और डेल यू बाई डेल एस, इस टाइप से लिख सकते हैं इसे। ठीक है। यहाँ पे भी बाहर और एस जो है वो अंदर, और इसके लिए एस बाहर और भी जो है वो अंदर। ये यू है ना, यू और भी सेम दिख जाता है। ठीक है, ये इस टाइप से लिख सकते हैं। और डेल यू बाई डेल भी का वैल्यू क्या होता है, माइनस पी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो, डेल माइनस डेल पी बाई डेल एस इक्वल टू डेल टी बाई डेल भी। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे s का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, देखो यहाँ पे s का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो v कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे s कांस्टेंट हो जाएगा। ये होता है हमारा मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। ये क्या होता है, मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप यहाँ रिलेट कर पा रहे होंगे तो ये होगा डेल एस। ठीक है। यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा, ये जिस चीज़ का भी फंक्शन होगा वो यहाँ नीचे आएगा, डेल एस डेल भी। और डेल एस है तो भी कांस्टेंट, और डेल भी है तो एस कांस्टेंट, ये हमेशा नीचे रहेगा। ये जिसका जिसका भी फंक्शन है ये हमेशा जो है वो नीचे रहेगा। ठीक है। और ऊपर में क्या रहेगा, माइनस डेल पी, मतलब जो भी यहाँ पे इसके साथ में रहता है ये पी, एस के साथ जो है वो पी रहेगा और टी के साथ जो है वो भी रहेगा। ये मैक्सवेल इक्वेशन में ना। ठीक है। इसे आप लोग जिस भी ट्रिक से याद रखना चाहें इसे बस याद रख लीजिए। ठीक है। माइनस डेल एस बाई डेल पी माइनस डेल पी बाई डेल एस और डेल टी बाई डेल पी। ये होता है हमारा फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है। सेकेंड जो मैक्सवेल इक्वेशन हमें मिलता है, ये मिलता है हमें हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एफ से जो है वो मिलता है। और एफ का वैल्यू क्या होता है, एफ जो है वो किसका फलन होता है, एफ, ये क्योंकि एफ इक्वल टू टी एस होता है, माइनस टी एस होता है, तो ये जो है एस की जगह टी का फलन होगा और भी का फलन होगा। ठीक है। और यहाँ पे डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल टी डी टी। ठीक है। एट कांस्टेंट भी प्लस डेल एफ अपॉन डेल भी एट कांस्टेंट टी डी भी। ठीक है। ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डी एफ इक्वल टू क्या होता है, डी एफ का वैल्यू होता है माइनस डी एफ का वैल्यू क्या होता है, माइनस टी, ये उल्टा हो जाएगा, माइनस एस डी टी माइनस पी डी भी होता है। ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो एस का वैल्यू क्या आएगा, माइनस एस का वैल्यू आ जाएगा डेल एफ बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी। ये भी फॉर्म आप लोग को याद रखना है ना। और माइनस पी का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल भी एट कांस्टेंट टी। यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉर्मूला है। बहुत सारा जो है वो फॉर्मूला आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। और क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है तो मैक्सवेल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो,
डेल टू, ठीक है, डेल टू एफ अपॉन, पहले डेल एस, डेल टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर डेल वी के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल वी और डेल टी। और इसे अगर हम लोग यहाँ पे डेल एफ बाई डेल वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल एफ बाई डेल वी का वैल्यू माइनस डेल पी अपॉन ये डेल टी आ जाएगा, ठीक है, एट, क्योंकि यहाँ पे टी है तो कांस्टेंट में भी रहेगा, इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। अब दोनों माइनस है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। एटलीस्ट आप लोग इसमें इतना तो याद रख ही लेंगे। देखो ये जिसका भी फलन है ये नीचे वही वो रहेगा, ठीक है, और इसका जो अपोजिट वाला है ये इसके ऊपर में रहेगा। जैसे टी के साथ एस रहता है, लेकिन ये जो टी के साथ यहाँ पे भी पी रहेगा, ठीक है। और दो, सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन और थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन में दोनों ये जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव टर्म नहीं आता, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। इसके बाद थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, ये हमें मिलता है एंथैल्पी से, एंथैल्पी एच से जो है वो मिलता है, ठीक है। और एंथैल्पी एच का वैल्यू क्या होता है, अच्छा एच जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग को याद हो तो ये डिपेंड करता है एस पे और पी पे, ठीक है। और डी एच का जो वैल्यू होता है, डी एच का वैल्यू होता है हम लोग का टी डी एस प्लस पी डी वी, ठीक है। अब क्योंकि ये डी एच है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एच इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल एस डी एस। सेम, अगर एक भी आप लोग को मैक्सवेल इक्वेशन समझ में आएगा ना, आ गया ना, तो बाकी मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो आसानी से आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस डी पी, ठीक है। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा डेल एच अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, और यहाँ मतलब पी इक्वल टू आ जाएगा डेल एच अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन के लिए डेल टू एच अपॉन डेल एस डेल पी इक्वल टू जो है वो डेल टू एच अपॉन डेल पी डेल एस के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल बाई डेल एस, यहाँ पे पी होगा, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, टी डी एस, यहाँ पे भी डी पी आ जाएगा, भी डी पी आ जाएगा, और यहाँ पे भी इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे ये भी इक्वल टू आ जाएगा डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस, ठीक है। ये डेल एच अपॉन डेल पी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डेल एच अपॉन डेल पी लिखेंगे तो ये हम लोग को जो मैक्सवेल इक्वेशन है ये मिल जाएगा। डेल एच अपॉन डेल पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल वी आ जाएगा, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी अपॉन डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, और ये अगर आप लोग ध्यान दें तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ मैक्सवेल। यहाँ पे मैं ये सब डेरिवेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी से आपको बताऊंगा कैसे लिखना है करके, ठीक है। जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन आता है वो आता है हम लोग को गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये हमें गिब्स फ्री एनर्जी से मिलता है। और गिब्स फ्री एनर्जी अगर आप लोग को याद हो, जो कि याद करना है आप लोग को, ठीक है, जी इक्वल टू हो जाएगा टी का फलन और पी का फलन, ठीक है। और ये डी जी इक्वल टू होता है माइनस
एस डी टी और यहाँ पे प्लस भी डी पी आ जाएगा। ठीक है, अब बस आपको यही देख के ना जो है वो इक्वेशन को लिखना है। ये जो माइनस एस का वैल्यू होगा वो डेल जी बाई डेल टी होगा। ठीक है, माइनस एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, और भी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल जी बाई डेल पी। यहाँ भी का वैल्यू आ जाएगा डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, और मैक्सवेल इक्वेशन कैसे लिखना है, देखो मैक्सवेल इक्वेशन में जी नहीं रहेगा। मैक्सवेल इक्वेशन में आप लोग ये अच्छा नीचे तो सबसे पहले क्या रहेगा, देखो एक बार नीचे रहेगा डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी रहेगा और इक्वल टू यहाँ पे जो भी रहेगा, और बटे में क्या रहेगा, बटे में यहाँ रहेगा डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी रहेगा। ठीक है, ये तो कम से कम लिखना आ गया आप लोग को। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो टी के साथ है वो यहाँ पी के साथ आ जाएगा, यानी माइनस डेल एस। ठीक है, और यहाँ जो पी के साथ है वो टी के साथ आ जाएगा, यानी कि डेल भी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप लोग मैक्सवेल इक्वेशन को डायरेक्टली जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आप लोग को याद रखना है, मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन जो है आप लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी मेथड हो, आपको पूरा फॉर्म याद करना है फॉर्म याद कर लीजिए, ट्रिक याद रखना है ट्रिक याद रखिए। ठीक है, लेकिन इसे जो है आप लोग याद कर लेना। तो ये था हम लोग का 4 मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस है। ठीक है, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिराइव कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस के एप्लीकेशन, इसमें हम लोग का पहला आता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, या इसे हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण ही बोलते हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसमें दो इक्वेशन होते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन जो होता है, ठीक है, ये हमें आंतरिक ऊर्जा U और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F में जो है वो रिलेशन बताता है। ठीक है, इन दोनों में जो है वो रिलेशन बताता है। और ये क्या होता है, देखो जो आंतरिक ऊर्जा U होती है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है F माइनस टी डेल टू डेल डेल एफ अपॉन डेल टी, टी इंटू डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट भी। ठीक है, ये या फिर इसे हम लोग लिखते हैं माइनस टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी एफ बाई टी। ठीक है, एट कांस्टेंट भी। ये हम लोग को क्या बताता है, U और F में जो है वो रिलेशन बताता है, आंतरिक ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में जो है वो रिलेशन बताता है। ठीक है, जो सेकेंड हेल्महोल्ट्ज गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण होता है, ठीक है, ये हमें एंथैल्पी H और गिब्स फ्री एनर्जी G में जो है वो रिलेशन बताता है, और फॉर्म जो है वो सेम रहता है। ठीक है, देखना इसका जो फॉर्म है, यानी H इक्वल टू क्या हो जाएगा, G माइनस टी डेल G अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट। यहाँ पे बस ये कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी, ये F G बाई टी किस फ्री एनर्जी G बाई टी एट कांस्टेंट P। ठीक है, ये होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। अगर आप लोग को थोड़ा
पूरा याद भी नहीं कर पा रहे हैं, तब ये याद रखना कि जो पहला इक्वेशन होता है वो आंतरिक ऊर्जा यू और एफ में रिलेशन बताता है, ठीक है। और ये जो है कुछ इस टाइप से दिखता है, ये दोनों फॉर्म, ठीक है। इसे आप लोग कोशिश करना कि ये आपको याद हो ही जाए, ठीक है। इसके बाद इसका जो ये पहला एप्लीकेशन था, सेकंड, बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे ऊर्जा समीकरण, एनर्जी इक्वेशन, ऊर्जा समीकरण, ठीक है। ये जो ऊर्जा समीकरण है हमें आंतरिक ऊर्जा यू भी के साथ किस तरह से चेंज होता है, ठीक है, ये बताता है। ऊर्जा समीकरण जो है वो हम लोग क्या बताता है कि आंतरिक ऊर्जा यू जो है वो आयतन भी के साथ किस तरह से परिवर्तित होता है, ठीक है। आयतन भी के साथ परिवर्तन बताता है। ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल भी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू होगा टी डेल पी अपॉन डेल भी एट कांस्टेंट, सॉरी, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट भी, ठीक है, माइनस पी। ये होता है आंतरिक ऊर्जा में आयतन के साथ परिवर्तन, ठीक है। अगर हम लोग इसको आदर्श गैस के लिए देखें, आदर्श गैस के लिए, ठीक है, आदर्श गैस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे जो आंतरिक ऊर्जा है वो आयतन पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल भी इक्वल टू एट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आदर्श गैस के लिए, जबकि रियल गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए या वंडरवाल गैस के लिए डेल यू, ये जब हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल का इक्वेशन वगैरह रखेंगे ना, तो ये हमें 0 मिलेगा, ठीक है। डेल वी बाई डेल टी का जो वैल्यू है, जबकि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए भी स्क्वायर, ए भी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी का जो वैल्यू है ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग आंतरिक ऊर्जा यू निकालें तो यू का वैल्यू हमें मिलेगा माइनस ए अपॉन वी, इसका समाकलन कर देंगे वी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस सी वी इंटू टी प्लस यू ज़ीरो, ठीक है। ये इस टाइप से हमें मिलेगा। खैर ये आप लोग को याद नहीं रखना है, मैं बस आप लोग को बता दे रहा हूँ। और यहाँ से जो डी यू होता है, जो वास्तविक गैस के लिए डी यू होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये जो है हमारा सी वी डी टी प्लस ए वी स्क्वायर और डी वी के बराबर होता है, ठीक है। जबकि रियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए जो डी यू होता है वो क्या होता है, सी वी डी टी होता है, जबकि वास्तविक गैस के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म मिलता है, ठीक है, ए बाई वी स्क्वायर डी भी मिलता है हमें, ठीक है। ये आंतरिक ऊर्जा आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। इसके बाद आता है टी डी एस इक्वेशन, बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें, ठीक है। इसको आप लोग बाकी पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, एक बार और रिवाइज करेंगे ना तो वहाँ आपको जो है ऑप्शन सेलेक्ट करने में कम से कम आसानी होगा, ठीक है। बाकी इसे तो आप लोग को याद कर ही लेना चाहिए अगर हो पाता है तो, ठीक है। टी डी एस समीकरण, बाकी बहुत ज़्यादा समीकरण है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है इक्वेशन है। यहाँ पे फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन होता है, यहाँ पे 2 टी डी एस इक्वेशन होता है। फर्स्ट जो टी डी एस इक्वेशन है ये होता है हम लोग का सी वी डी टी प्लस टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट भी, डी पी भी रहेगा, ठीक है। टी डी एस इक्वल टू सी वी डी टी प्लस टी डेल पी बाई डेल टी, ठीक है, एट कांस्टेंट, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, डी भी होगा। और दूसरा जो टी डी एस इक्वेशन है वो होता है सी पी टी डी एस, सेकेंड टी डी एस इक्वेशन, यहाँ पे सी पी टी डी होगा और जब यहाँ पे सी पी आएगा यहाँ पे जो है ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे टी
और यहाँ पे आ जाएगा डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, और यहाँ पे आ जाएगा डी पी। ठीक है, ये जो है हम लोग का टी और भी के टर्म्स में है, और ये जो है वो टी और पी के टर्म में है। ठीक है, कम से कम इतना याद रखेंगे कि जो फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन होता है वो टी और भी में संबंध बताता है, और ये जो है टी और पी में। ठीक है, टी और पी में संबंध नहीं, मतलब टी और पी में जो है वो डिपेंड करता है। ये होता है टीडीएस। अच्छा, यहाँ पे एक जो है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के टर्म में कैसे याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सी भी इक्वल टू होता है माइनस टी, और ये जो है हेमहोल्ट्ज फ्री एनर्जी डेल एफ बाई डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, ये एट कांस्टेंट भी, क्योंकि यहाँ पे भी है तो ये यहाँ पे कांस्टेंट भी रहेगा। ठीक है, और आप लोग याद रखेंगे सी पी जो होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी पे डिपेंड करता है, डेल टू जी अपॉन डेल टी का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सी भी का जो वैल्यू होता है, सी भी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एफ पे डिपेंड करता है, हेमहोल्ट्ज फ्री एनर्जी। और सी पी, ठीक है, ये जो है गिब्स फ्री एनर्जी पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। विशिष्ट ऊर्जा। इसके बाद आता है हम लोग का सी पी माइनस सी भी रिलेशन। ठीक है, कि विशिष्ट ऊष्मा के लिए है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट हम लोग का रिलेशन, ये आप लोग याद रखेंगे, सी पी माइनस सी भी रिलेशन। ठीक है, संबंध सी पी माइनस सी भी रिलेशन भी हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन से जो है वो डिराइव कर सकते हैं। और सी पी माइनस सी भी का जो वैल्यू होता है, ये होता है हम लोग का टी इंटू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी, और डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये इजी है। सी पी माइनस सी भी इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी, और डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब यहाँ पे अगर अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग निकालते हैं, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पी भी इक्वल टू आर टी होता है। ठीक है, अगर वहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, तो सी पी माइनस सी भी का जो वैल्यू होगा वो आर होगा। ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सी पी माइनस सी भी जो है वो किसके लिए, आदर्श गैस के लिए, इसका वैल्यू क्या होता है, आर होता है, जहाँ पे आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इसे हम लोग पढ़े हैं। और वास्तविक गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए सी पी माइनस सी भी का जो वैल्यू होगा वो आता है आर 1+2a अपॉन आर टी बी, सॉरी आर टी भी। ठीक है, ये होता है। आप लोग याद रखें, जहाँ पे ए, अगर आप लोग को क्या बोलते हैं, वास्तविक गैस का इक्वेशन याद हो, वास्तविक गैस के इक्वेशन में ये ए जो है एक कांस्टेंट है। ठीक है, वही कांस्टेंट है।
तो ये दोनों जो है आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इसका एक दो ठो और याद रख लीजिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। इसमें तीसरा देखो, तीसरा है ठोस के लिए, सॉलिड के लिए। ठोस के लिए जो Cp माइनस Cv का वैल्यू होता है, ठीक है, ये होता है T इंटू ई टी अल्फ़ा स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा को हम लोग बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक बोलते हैं। आयतन इसे बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ई टी जो है वो समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, स्थता गुणांक है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, 1/v डेल वी बाई डेल टी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि जो प्रेशर P है, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, प्रेशर P या फिर जो टेम्परेचर, जो अलग अलग पॉइंट होते हैं जैसे गलनांक क्वथनांक जो है वो प्रेशर के साथ कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये हमें बताता है क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, P और T में। अब मान लेते कि हम लोग